को कुछ तस्वीरें से समझा देता हूं। अभी तथागत रॉय साहब कह रहे थे कि रोहिंग्या जो हैं वो हमारे जो राज्य लगते हैं बांग्लादेश से, उन राज्यों में नहीं जाते हैं। दरअसल वहां जो जाते हैं वो बुद्धिस्ट जाते हैं या फिर बांग्लादेश के दूसरे लोग जाते हैं, क्योंकि वो सूबा जो रखाइन का है, जहां रोहिंग्या रहते हैं, वो हमारे राज्यों से नहीं लगता है। तो यह देखिए वो जहां आप कचिन प्रोविंस है वो चीन से लगता हुआ है और ये पूरे हमारे राज्य हैं। तो जिन राज्यों से हो करके मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, तो ये हमारे राज्य जो हैं वो लगते हैं। और उन राज्यों में ये आपके पास ये है रखाइन प्रोविंस, और रखाइन में रहते हैं रोहिंग्या, और यहाँ से भागते हैं बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के बाद वो आ जाते हैं हिंदुस्तान के भीतर। तो ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, अब यहाँ से आगे हमारा पूरा ये हिंदुस्तान होता है। तो ये बांग्लादेश में आते हैं और बांग्लादेश के बाद वो हिंदुस्तान के भीतर घुस जाते हैं। इसलिए तथागत रॉय साहब कह रहे हैं कि यहाँ जो है, यहाँ ये जो शान प्रोविंस है, कचिन प्रोविंस है, यहाँ के ट्राइब्स जो हैं वो हिंदुस्तान के भीतर यहाँ जब हालात ख़राब होते हैं तो घुसते हैं। और आपको पता है कि 2021 में जब वहाँ तख्ता पलट हो गया और सेना ने अपने हाथ में सरकार ले ली, तो उसके बाद से लगातार रोहिंग्याओं के ऊपर कहर ज़्यादा बरपने लगा है। 2017 में तो उसने गांव के गांव जलाए, और मैसेकर जो होता है, नरसंहार, सेना ने रोहिंग्याओं का नरसंहार किया, महिलाओं का बलात्कार किया। दुनिया के तमाम जो संस्थाएं होती हैं वो अचानक चिल्लाने लगी, चीखने लगी कि म्यांमार में क्या हो रहा है। लेकिन आज की तारीख में भी म्यांमार में वही होता है। इसी म्यांमार में ये जो रखाइन प्रोविंस है, बौद्धों की आर्मी है, जिसको आप अराकान आर्मी कहते हैं। इसको अराकान, चूंकि ये जोन है इसलिए अराकान आर्मी कहते हैं। अब ये पूरा का पूरा म्यांमार है, भारत आपको दिख रहा है, और ये बांग्लादेश। तो रखाइन प्रोविंस से बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद हिंदुस्तान, ये घुस जाते हैं यहाँ आकर के। और नीचे म्यांमार के आप देख रहे हैं कि वो लाओस और थाईलैंड जैसे देश होते हैं। हिंदुस्तान की चिंता जो है ना, अब यहाँ जो अराकान आर्मी है, जो वेस्टर्न बांग्लादेश म्यांमार होता है, इस अराकान आर्मी में फाइटर बुद्धिस्ट हैं, और ये लगभग 40,000 की फौज है, जिसके पास अल्ट्रा मॉडर्न हथियार हैं, मजबूत फौज है। और इसने अराकान प्रोविंस में, जो रखाइन से बांग्लादेश की सीमा लगती है और ये 270 किलोमीटर के आसपास की है, उस पर कब्जा किया। पूरे रखाइन प्रोविंस के ऊपर उसने कब्जा कर लिया है। तो यह जो अराकान आर्मी है बांग्लादेश से लगी हुई है, और बांग्लादेश के ऊपर यह अपने आप में एक बड़ा खतरा है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको समझा दूं क्यों तथागत रॉय साहब कह रहे हैं कि ये जो आएंगे रोहिंग्या, बांग्लादेश में आएंगे और फिर हिंदुस्तान के भीतर घुसते हैं। हमारी जो बाकी राज्य हैं, उन राज्यों से जो म्यांमार के प्रोविंस लगते हैं वो दूसरे प्रोविंस से, और वहाँ के जो ट्राइब्स होते हैं वो हमारे यहाँ उन राज्यों में जाते हैं, चाहे वो मिजोरम हो या फिर मणिपुर हो या नागालैंड हो या अरुणाचल हो। और उसके बाद चीन है, जिससे चिन प्रोविंस लगता है, कचिन लगता है। तो यह सारी चीज़ें जो हैं वो म्यांमार के भीतर चल रही हैं। अब सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अराकान आर्मी, अगर अराकान आर्मी इतनी ताकतवर है और वो हिंदुस्तान के साथ बेहतर रिश्ते में है, क्योंकि अराकान आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स दिल्ली आए थे, उन्होंने बात भी की थी। हमारा एक बहुत बड़ा कालादान प्रोजेक्ट वहाँ चल रहा है। तो कालादान प्रोजेक्ट का एक हिस्सा तो जो वहाँ की फौज है या जो सरकार चला रही है उसके पास है, लेकिन ज़मीन का एक टुकड़ा जो है वो अराकान आर्मी के कब्जे में है। तो हमको अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए दोनों की मदद की ज़रूरत है, और अराकान आर्मी के साथ हमारे संबंध भी कमोबेश ठीक हैं। कहा यह जा रहा है कि अराकान आर्मी ही बांग्लादेश की फौज को ठीक करने के लिए काफ़ी है। मैं तो समझता हूं कि काफी है जी। और मैं थोड़ी पहले जो बताया उसका स्पष्टीकरण कर देता हूं कि जो म्यांमार से सटा हुआ जो राज्य है, जैसे कि मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये सारे क्रिश्चियन राष्ट्र है, और रोहिंग्या लोग मुसलमान होते हैं। ये क्रिश्चियन राज्य जो है वो उन लोगों को घुसने नहीं देंगे, किसी हालत से उनको घुसने नहीं देंगे जी। और वो ऐसे अगर घुसने का कोशिश करे तो उसको ऐसे ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि भाषा अलग अलग होता है। और अराकान आर्मी जो है, जो रखाइन कोस्ट पर, रखाइन एक कोस्टल एरिया है, जो रखाइन कोस्ट पर है उनका बॉर्डर बांग्लादेश से होता है। और आप जैसे जैसे कि आपने बताया कि इन लोग बांग्लादेश आर्मी के सीधा करने के लिए काफी है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बांग्लादेश आर्मी आज तक किसी लड़ाई लड़े नहीं,
हिस्सी लड़ाई लड़े नहीं। बांग्लादेश आर्मी का औकात सिर्फ एक ही चीज होता है कि उनके अपना राष्ट्र नायकों को हत्या करना। ये आर्मी ने उनको शेख मुजीबुर रहमान का पूरा परिवार को हत्या किया, उसके पहले खालिद मुशर्रफ को हत्या किया, उसके बाद जियाउर रहमान को हत्या किया, जियाउर रहमान का जो हत्याकारी है उसको भी हत्या किया। तो इसका औकात सिर्फ इसी में है, उनका कोई दम नहीं है कि और किसी दल से और किसी शत्रु से लड़ना, ऐसा कोई दम उनके पास नहीं। जी, मैं सर फिर आपके पास आता हूं। तथागत साहब कह रहे हैं कि दरअसल पाकिस्तान जो वहां की आर्मी है बांग्लादेश की 1,75,000 की फौज है साहब। आप हिंदुस्तान में आइए, 24 लाख के आसपास, टोटल 14 लाख के आसपास आपकी आर्मी है और पैरामिलिट्री फोर्स 25 लाख के आसपास है। और 1,75,000 जो आर्मी है उसमें मैं कह रहा हूं कि जो बॉर्डर गार्ड हैं और कोस्ट गार्ड हैं वो शामिल हैं। तो एक छोटी सी पिद्दी सी आर्मी वो हिंदुस्तान के मुकाबले में दुनिया में 140 से ज़्यादा देशों की आर्मी की जो फहरिस्त आती है, हिंदुस्तान चौथा सबसे ताकतवर मुल्क है सेना के लिहाज से और 34वें 35वें पायदान पर बैठा हुआ बांग्लादेश है। कहाँ 35वां 37वां पायदान, कहाँ चौथा पायदान, कहाँ 14 लाख की फौज, कहाँ 1,75,000 की फौज, कहाँ न्यूक्लियर वेपन से लैस देश, कहाँ आपके पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, एक महादेश से दूसरे महादेश पर मार करने वाली, 10,000 किलोमीटर तक मार करने वाली, और उस मिसाइल के साथ हिंदुस्तान है। और ये बांग्लादेश जो है ये कहता है कि भाई हम तो आंखें तरेड़ देंगे। 14,55,000, 14.5 लाख जो मैं कह रहा था आपसे, ये हमारी फौज है। 1,63,000 की फौज उसके पास है। पैरामिलिट्री की बात मैं छोड़ देता हूँ, 25 लाख के आसपास पैरामिलिट्री इंडिया के पास होती है। तो ये फौजी आप देखिए कि एयरक्राफ्ट भारत के पास 2,296 है, बांग्लादेश के पास फाइटर जेट 44,606। कोई तुलना है साहब? ऐसे मुल्क की बात करना ही बेमानी है। लेकिन चूंकि अब उसको लगता है कि पर निकल आए हैं और वो आंखें तरेड़ सकता है, तो उसको अपनी औकात, अपनी हैसियत का अंदाजा होना चाहिए। और तथागत रॉय साहब ने बिल्कुल सही कहा है, अगर बांग्लादेश को थोड़ी देर के लिए औकात बतानी है तो हिंदुस्तान अपने एयर स्पेस और जो सी रूट है, इन दोनों को बांग्लादेश के लिए ब्लॉक कर दे, उसके बाद देखो उसकी औकात कहाँ आ जाती है। मैं आपको कालादान प्रोजेक्ट बताना चाहता हूँ, जिसकी चर्चा अभी मैं करूंगा तथागत रॉय साहब से। कालादान प्रोजेक्ट जो है ना एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए हम जाते हैं सिलीगुड़ी से, और सिलीगुड़ी को हम क्या कहते हैं? चिकन नेक, यानी कि वो लगभग 22 किलोमीटर के आसपास, सबसे जो संकड़ा इलाका है 22 किलोमीटर के आसपास होता है, पतला सा है। कहते हैं कि अगर चिकन नेक काट दें तो नॉर्थ ईस्ट से हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों का संपर्क कट जाता है। और चीन की साजिश में बार बार आता है कि डोकलाम के पास चीन की फौज है, और डोकलाम के पास आपको याद होगा कि 2017 में 2.5 महीने के आसपास भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में टकराव बना रहा और आखिरकार चीन को पीछे जाना पड़ा। लेकिन भूटान, हिंदुस्तान और चीन यानी कि तिब्बत, इन तीनों का एक ट्रायंगल है जिसको डोकलाम कहते हैं। डोकलाम के पास जो आता है वो चिकन नेक आता है। तो साजिश ये करते हैं कि अगर चिकन नेक चीन काट देता है तो क्या होगा। लेकिन हिंदुस्तान है, ये 62 का हिंदुस्तान नहीं है, ये 2024 का है। फिर भी मैं आपको यह जो रूट है, कोलकाता से समंदर के रास्ते हम आते हैं सितवे बंदरगाह। सितवे बंदरगाह जो है वो म्यांमार का जो पुराना बर्मा है उसका बंदरगाह है। और यहाँ से जो हमारा राज्य है आखिर में मिजोरम की राजधानी एजोल तक, यानी कि हम भारत से कोई सामान भेजें और म्यांमार होकर के फिर हमारे राज्य में पहुंच जाएगा मिजोरम तक, और मिजोरम से फिर आगे मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल तक आप जा सकते हैं। तो यह रूट हिंदुस्तान ने निकाला है और ये व्यापारिक मार्ग है हिंदुस्तान के लिए। इस पर काम चल रहा है, लेकिन आप देखिए कि ये जो जोरिनपुई है ये हमारे यहाँ आता है, ये मिजोरम का इलाका हो जाता है, यहाँ से मिजोरम में चले जाते हैं जोरिनपुई से आगे। अब इधर का कुछ हिस्सा जो है वो अराकान आर्मी के पास है, जैसे सितवे है ये म्यांमार की आर्मी के पास है। लेकिन जैसे आप जोरिनपुई के आसपास आते हैं वो अराकान आर्मी के पास हो जाता है। तो अराकान आर्मी और म्यांमार की जो सरकार में आर्मी है, जो वहाँ की आर्मी सत्तारूढ़ सैनिक शासन है, वो कहता है कि ठीक है आप अपना प्रोजेक्ट कर लीजिए। इस प्रोजेक्ट में सितवे बंदरगाह हमने बना लिया है। अब जो तथागत रॉय साहब कह रहे थे कि मिजोरम, मणिपुर का कुछ हिस्सा ये और बर्मा म्यांमार का कुछ हिस्सा मिला करके एक बड़ी साजिश
जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं जिसकी अगुवाई अमेरिका कर रहा है, वो चाहते हैं कि एक क्रिश्चियन कंट्री वहां बनाया जाए। मिजोरम 92% क्रिश्चियन डोमिनेटेड है और मणिपुर में भी क्रिश्चियंस हैं और म्यांमार में भी क्रिश्चियनिटी है, खास करके उस इलाके में जो मिजोरम से लगता हुआ है। तो यह जो सेंट मार्टिन है, ये यहाँ आप बांग्लादेश का सेंट मार्टिन ये सितवे के पास ही आता है। तो सेंट मार्टिन में उसका फौजी इंतजाम हो जाए। अभी जो तथागत रॉय साहब कह रहे हैं कि अमेरिका की जो मौजूदा सरकार है, जो बाइडेन की जो डेमोक्रेटिक सरकार है, जिसके पहले के राष्ट्रपति बराक ओबामा रहे हैं, तो बराक ओबामा और मौजूदा सरकार जो बाइडेन की और डेमोक्रेटिक पार्टी, उन्होंने मोहम्मद यूनुस को बिठाया बांग्लादेश में, बोला कि तुम मुझे दे देना सेंट मार्टिन में हम अपनी फौज या सेना बिठा देंगे और फिर हम कोशिश करेंगे कि एक मुस्लिम क्रिश्चियन कंट्री यहाँ बन जाए। तो यह बड़ी साजिश दुनिया में चलती रहती है। इन साजिशों के बारे में आप कम जानते हैं, इसी को डीप स्टेट कहते हैं। किसी भी देश को अस्थिर करके अपने प्यादे को जाकर के वहाँ बिठाना या अपने प्यादों के जरिए अपने देश के वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करते रहना, ये एक बड़ी साजिश दुनिया में होती है। इसको डीप स्टेट कहते हैं। अमेरिका खास करके इस पर बहुत काम कर रहा है। और यह जो सेंट मार्टिन और सितबे है, जिसको मैंने दिखाया कि सितबे बंदरगाह बिल्कुल आसपास हैं, और अगर आप सेंट मार्टिन में हैं, रखाइन आपके पास नहीं है, तो आप अंदर समंदर के रास्ते से नहीं जुड़े हुए हैं। रखाइन प्रोविंस जरूरी है। रखाइन्स के नीचे सितबे है, सितबे के पास सेंट मार्टिन है। सेंट मार्टिन अमेरिका चाहता है। सेंट मार्टिन, इसके पहले की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना थी बांग्लादेश में, वो नहीं दे रही थी। और ये आदमी जो प्यादा बैठा हुआ है मोहम्मद यूनुस, वो अमेरिका के कदमों में है। अब 20 तारीख को जब वहां ट्रंप आ जाएंगे राष्ट्रपति के तौर पर, तो हो सकता है कि समीकरण बदले, लेकिन वो भी अपने देश का हित तो चाहेंगे। वो चाहेंगे सेंट मार्टिन मिल जाए उनकी फौज को, वहां उनकी फौज का एक अड्डा हो जाए, क्योंकि चीन को यहां संभालने के लिए एक यही मुफीद सा और जरूरी मजबूत अड्डा लग रहा है। तथागत रॉय साहब, ये बार बार एक बात चलती है डीप स्टेट कॉन्स्पिरेसी में कि मिजोरम, मणिपुर का इलाका और म्यांमार के हिस्से को लेकर के क्रिश्चियन कंट्री बनाने की साजिश की जा रही है। ये साजिश लोग कहते हैं कि बहुत दिन से चल रही है, लेकिन अब तक हुई कुछ नहीं। क्यों अब तक इसका कोई नतीजा क्यों नहीं बनी? बनी नहीं इसलिए कि इसके पीछे अमेरिका सरकार के कोई मदद नहीं है। कोई क्रिश्चियन बॉडीज है जो इनके ये सब करने का प्रयास करते होंगे। और अगर इन लोग इस बात पर सीरियस होते, तो नेहरू के जमाने में जब भारत अब के वर्तमान के हिसाब से बहुत ही दुर्बल था, उस समय इन लोग आराम से बना ले सकते थे, लेकिन बनाए नहीं, इसलिए कि इस बात पर इन लोग सीरियस नहीं है। अभी हमारे खतरा जो है वो मुसलमान आर्मी से है, क्रिश्चियन आर्मी से नहीं। क्रिश्चियन आर्मी से हमें होशियार रहना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, होशियार रहना चाहिए, लेकिन खतरा हमारे मुसलमान में है। और ये जो मुसलमान रोहिंग्या जो है, जिसके एक बहुत बड़ा अंश भारत में घुसे हुए है, उसके खिलाफ हमें लगातार ये लड़ाई करना चाहिए। उसको पकड़ के वो बांग्लादेश में पुश बैक करना चाहिए। अच्छा, और एकदम पहले आपने जो जिक्र किए थे कि वो चिकन स्नैक की बात, ये चिकन स्नैक का सवाल ही नहीं पैदा होता जी। चिकन स्नैक का एक तरफ नेपाल है, तो क्या बांग्लादेश का यह आशा है कि बांग्लादेश और नेपाल दोनों कोऑपरेट करके इंडिया का चिकन स्नैक बंद कर देगा? चीन तो उसके आसपास नहीं है, चीन बहुत दूर है। वहां से चीन जाने के लिए पूरा वो कालिम्पोंग गैंगटॉक हो करके वो उसमें जाना पड़ेगा, क्या कहते हैं, नाथुला पास जाना पड़ेगा। तो चीन क्यों करेंगे ऐसे? चीन तो बांग्लादेश का कोई नौकर नहीं है, चीन अपना स्वार्थ के हिसाब से काम करेंगे। तो ये सब बयानबाजी है, और बयानबाजी में ये याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश में जो शासन कर रहा है, उसमें यूनुस का कोई भाग नहीं है। उसमें कई आतंकवादी गोष्ठियां हैं, जिसमें अंसारुल्लाह बांग्ला टीम है, जिसमें हिफाजत इस्लाम है, जिसमें हिजबुत तहरीर है, जिसमें जमात इस्लामी है, जिसमें
और भी तरह तरह का आतंकवादी गोष्ठियां, इन लोग आपस में लड़ते हैं क्योंकि इन लोग सभी चाहते हैं कि हम सत्ता में आ जाए बांग्लादेश मैं को हम मैं कब्जा समझ कर। रहा हूँ। अब तथागत रॉय साहब कह रहे हैं कि जो क्रिश्चियन लोग हैं उनसे हिंदुस्तान को खतरा नहीं है, लेकिन मुसलमानों से है, खास करके रोहिंग्या की तरफ इशारा उनका है, और बांग्लादेश से आने वाले लोग हैं, या फिर बांग्लादेश के भीतर आज की तारीख में जो एक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की तरह। लेकिन मैं जो अभी तथागत रॉय साहब से कह रहा था कि क्यों है, खबर ये कही जा रही है कि अमेरिका बांग्लादेश, म्यांमार और भारत के कुछ हिस्सों को मिला करके एक ईसाई देश या राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहा है, जिसके सवाल मैं अभी तथागत रॉय साहब से कह रहा था, उसका नक्शा मैं दिखाना चाहता हूं। खबर यह है कि एजेंडे के लिए अमेरिका ने जो कुकी हैं हमारे यहां है ना, और चिन नेशनल फ्रंट जो म्यांमार के भीतर कचिन प्रोविंस के आसपास लड़ता है, केएनएफ, और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम जिसको उल्फा कहते हैं, उसका सरगना परेश बरुआ, उसके साथ हाथ मिलाया गया है। तो इसको समझिएगा आप। तो परेश बरुआ के पास क्या हुआ कि परेश बरुआ, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कुछ महीने पहले कुछ इसी तरीके संकेत दिए भी थे, और उन्होंने कार्यक्रम में खुलासा करते हुए कहा था कि बांग्लादेश और म्यांमार से कुछ हिस्से लेकर के पूर्वी तिमोर जैसा एक ईसाई राज्य बनाने की साजिश चल रही है। इंडोनेशिया के पास एक छोटा सा आइलैंड पूर्वी तिमोर, बाद में वो क्रिश्चियन कंट्री हो गया, उसकी कहानी अलग है। लेकिन हसीना का इशारा बाइडेन की तरफ था। हालांकि अमेरिका बार बार इनकार करता रहा, लेकिन यह भी सच है कि अमेरिका बांग्लादेश में एक नौसैनिक या हवाई अड्डा स्थापित करना चाहता है। और यह जो पूरा इलाका है ना, कचिन, आप चिन जो प्रोविंस देख रहे हैं, ये म्यांमार का है, और यहां से मणिपुर और मिजोरम, इसके कुछ इलाके को मिला करके और एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने की तैयारी है। क्योंकि परेश बरुआ जो बांग्लादेश के भीतर गिरफ्तार था, उसको सजा थी, परेश बरुआ को इस सरकार ने, यूनुस सरकार ने छोड़ा। जिस आदमी के खिलाफ हिंदुस्तान में कई मुकदमे हैं, उल्फा का वो सरगना है, और उल्फा का वो सरगना जब बांग्लादेश में गया तो वहां गिरफ्तार हुआ, वहां अदालत मुकदमे चले, और वो वहां सजा याफ्ता था। उसको यूनुस सरकार ने रिहा किया है। तुम्हारी दोस्ती परेश बरुआ के साथ, इसके लिए इस क्षेत्र में भारी संख्या में धर्म परिवर्तन भी अमेरिका करवा रहा है, पैसों का सहारा दे रहा है। ये जो अंदर खाने की रिपोर्ट्स आती हैं हम लोगों के पास, उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। एक रिपोर्ट कहती है कि भारी संख्या में हिंदू, मुसलमान और बौद्ध समुदाय के लोगों ने अपने धर्म को छोड़ करके ईसाई धर्म अपनाया है, और इसी को लेकर के आरोप लग रहे हैं कि अमेरिका बांग्लादेश, भारत और म्यांमार की जमीन को लेकर के ईसाई राज्य के निर्माण के लिए वहां एजेंडा तैयार कर रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि यह जो पूरी स्थिति है, ये एक बड़ा और संगीन सवाल खड़ा करती है। और तथागत रॉय साहब से हमने कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ईसाइयों को लेकर के इतनी चिंता नहीं है, क्योंकि बनाना होता तो पहले भी बना सकते थे, लेकिन ये लैंड लॉक्ड इलाका है। आप समझिए कि हिंदुस्तान म्यांमार से दबे हुए हैं चीन से। तो इसमें ये बात सही है तथागत रॉय साहब की कि इसमें इतना आसान नहीं है, लेकिन जैसे ही आप रखाइन से एक रास्ता लेते हैं समंदर तक का, उसके बाद चीज़ें और आसान हो जाती हैं। इसलिए सेंट मार्टिन पर अमेरिका का आकर के बैठना, उसका मंसूबा ऐसा, और म्यांमार के अंदर रखाइन के ऊपर कब्जा करके और फिर अंदर एक ईसाई स्टेट तक जाने का रास्ता तैयार करना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है जो अमेरिका रचता रहा है, और ये भी डीप स्टेट का हिस्सा हो सकता है। तथागत रॉय साहब, इस तरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं, इससे आपकी सहमति कितनी है? नहीं, वो